नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ हमेशा की तरह, रोज़ की तरह। आज कुछ नए नए प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लेकर तो निदान क्लासेस पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए आज की क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, बुनियादी शिक्षा का विचार। रिक्त स्थान दिया गया है और फिर है के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बुनियादी शिक्षा या फिर बेसिक एजुकेशन का विचार जो था वो किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा। ये सरल सा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जो थे उनका विचार था कि भारत में एक बेसिक एजुकेशन जो हो, बेसिक एजुकेशन या फिर बुनियादी शिक्षा जो है उस प्रकार की शिक्षा दी जाए। कोई व्यक्ति यहाँ पर कौशल विकास की शिक्षा जो है हासिल कर सके, इस प्रकार की भारत की शिक्षा में प्रावधान किया जाए। तो महात्मा गांधी का विचार था कि बुनियादी शिक्षा का विचार भारत में लाया जाए। कुत्ते भौंक रहे हैं, आ रहे होंगे आपके वीडियो में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अलावा सभी पर ध्यान रखा जाता है। अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम का आकलन, एक होता है अधिगम के लिए आकलन। तो यहाँ पर असिस्टेंट फॉर लर्निंग की बात की गई है कि अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से के अलावा, यहाँ पर एक ऑप्शन है उसके अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो एक ऑप्शन बताना है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा जो है सभी को ध्यान में रखा जाता है, परंतु एक ऑप्शन होगा उसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ देखा गया है, पहला है छात्रों की अधिगम शैलियाँ, दूसरा है छात्रों की शक्ति, तीसरा है छात्रों की समझ का स्तर, चौथा है छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियां। तो अधिगम के लिए आकलन मतलब अधिगम हो गया, उसके पश्चात आकलन कर रहे हैं, तो छात्रों की मूल्यांकन की उपलब्धियां जो है यहाँ पर आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध पैदा कर रही है। क्या कर रही है? अवरोध पैदा कर रही है, उसके लिए अवरोध का कार्य कर रही है। तो इसे निम्न कहा जाता है, अंतः सक्रिय अवरोध, पूर्वव्यापी अवरोध, अग्र सक्रिय अवरोध या अति सक्रिय अवरोध। तो यहाँ पर बिना देर किए हम लगा देंगे पूर्वव्यापी अवरोध, क्योंकि जो आज की सीखी गई सामग्री किसमें पैदा अवरोध उत्पन्न कर रही है? तो पूर्व में सीखी गई सामग्री के सामने अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो ये कल सीखी गई सामग्री के रूप में अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो ये पूर्वगामी अवरोध हो गया। अब चौथा प्रश्न हम देखने जा रहे हैं कि एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है उसे निम्न में मदद की आवश्यकता होती है। एक आक्रामक छात्र, एग्रेसिव स्टूडेंट की बात की गई है कि एक अग्रेसिव स्टूडेंट होगा जो एक आक्रामक छात्र है, जो स्कूल के मानकों का, जो स्कूल के द्वारा नियम बनाए गए हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहा है वो, तो उसे निम्न की मदद की आवश्यकता होगी। किस मदद की? उसे क्या ज्ञानात्मक डोमेन, क्रियात्मक डोमेन या फिर भावात्मक डोमेन की आवश्यकता होगी? तो देखिए, उसे भावात्मक रूप से समझाया जाएगा और उसके विचारों को महत्व प्रदान किया जाएगा, उससे भावनात्मक तरीके से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भावात्मक डोमेन की आवश्यकता होगी। उसे ज्ञान देंगे तो वो और आक्रामक होगा, उसे मतलब क्रियात्मक व्यवहार भी नहीं कर सकते उसके साथ, तो उसके साथ में हमें भावनाओं से पेश आना होगा, उसके साथ भावनात्मक व्यवहार करेंगे, तब जाकर वो छात्र अपने जो आक्रामक व्यवहार है वो छोड़ सकता है। तो ये प्रबल संभावना बन जाती है कि भावात्मक व्यवहार से व्यक्ति अपना जो मानकों का पालन नहीं कर रहा है वो पालन करने लग जाएगा। तो अगर पांचवा प्रश्न देखते हैं हम, आगे का प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास किसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किसको मुख्य रूप से संदर्भित करता है? चिंतन की प्रक्रियाओं का विकास, सांस्कृतिक प्रभाव का विकास, सेंसरी मोटर प्रक्रियाओं में समस्याएं या फिर सामाजिक अनुभूति में समस्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो क्या क्या किसमें मुख्य रूप से किसको संदर्भित करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो होगा वो चिंतन की प्रक्रियाओं का विकास। आप थिंकिंग, इस चीज़ को आप थॉट या फिर थिंकिंग जो डेवलपमेंट होगी आपकी, वो चिंतन प्रक्रियाओं का विकास किसके द्वारा होगा? तो वो होगा संज्ञानात्मक विकास के द्वारा आपकी चिंतन प्रक्रियाओं का विकास हो जाता है। और सेंसरी मोटर प्रक्रियाएं जो हैं ये तो संज्ञानात्मक विकास के जो जीन पियाजे ने बताई गई वो अवस्थाएं हैं, जिसमें प्रथम अवस्था सेंसरी मोटर अवस्था होती है। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, इसका चिंतन प्रक्रियाओं का विकास। आप सबको लग रहा होगा कि तीसरा आंसर हो सकता है, परंतु प्रथम जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये इसका आंसर होगा। छठा प्रश्न देखते हैं हम। देखिएगा साथियों कि स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, देखिए स्पीयरमैन ने द्विकारक का बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है कि स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में
स्थानिक बुद्धि या स्पैटियल इंटेलिजेंस रिक्त स्थान के रूप में समझा जाता है। तो स्थानिक बुद्धि को किस बुद्धि के रूप में जाना जाता है? स्पीयरमैन जो एक बुद्धि की संकल्पना विकसित की उन्होंने, तो उन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई। एक तो होती है सामान्य बुद्धि, सामान्य कारक, और एक होता है विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर। एक तो जी फैक्टर बताया उन्होंने और एक एस फैक्टर बताया था। तो सामान्य बुद्धि होती है और एक प्रकार की विशिष्ट बुद्धि होती है। तो देखिए जो यहाँ पर स्थानिक बुद्धि को किस नाम से जाना गया है, तो विशिष्ट बुद्धि के तौर पर स्थानिक बुद्धि को जाना जाता है। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है। इंटरनेट पर हम आमने सामने बातें कर रहे हैं तो वो किसका उदाहरण आएगा? तो लाइव बातचीत किसका उदाहरण है? निम्न में से किसका उदाहरण होगा? तो मोबाइल संचार का, दो तरफा संचार का, एक तरफा संचार का, या औपचारिक संचार का। तो आप में से कईयों को लग रहा होगा कि औपचारिक संचार हो सकता है या फिर मोबाइल संचार हो सकता है, क्योंकि मोबाइल से बातें करते हैं। लाइव बातचीत जैसे कि व्हाट्सअप चैट होता है वो मोबाइल से होता है, आपके फेसबुक चैट आप लाइव चैट कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, और न जाने जैसे कि गूगल डुओ वगैरह, इनसे हम लाइव बातचीत करते हैं, मतलब एक दूसरे के मुख देखकर आमने सामने बातचीत कर सकते हैं अपनी। तो वो किस दो तरफा के अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? टू वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक व्यक्ति इधर से होता है और एक व्यक्ति उधर से होता है। हालांकि अब जो है, अब गूगल मीटिंग के द्वारा जो मीटिंग के ऐप आते हैं उनके द्वारा भी बातचीत कर ली जाती है। हम जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ये भी दो तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो शिक्षक पढ़ा रहा है और एक तरफ चाहे कितने भी देख रहे हैं परंतु देख तो उसी को रहे। तो ये दो तरफा कम्युनिकेशन होगा या फिर टू वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो कौन सा परीक्षण, यहाँ पर परीक्षण की बात की गई है, कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? क्या सामाजिक मीट्रिक परीक्षण, क्या बुद्धि परीक्षण, क्या व्यक्तित्व परीक्षण, या दृष्टिकोण स्केल? तो देखिए व्यक्ति की बुद्धि से ही वो शैक्षणिक योजना बना सकता है, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा उसका बुद्धि परीक्षण। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसके द्वारा व्यक्ति शिक्षक जो होता है उसकी योजना बनाने में सफल होता है, तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण सही आंसर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न है आपके सामने कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर वाइगोत्स्की की बात की गई है। देखिए जहाँ पर भी मैंने बताया है कि वाइगोत्स्की का नाम आ जाए वहाँ पर क्या क्या लगाएंगे, तो वो मैं बताऊंगा इस प्रश्न के बाद, परंतु इसके ऑप्शन सुन लीजिए। सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्रियाप्रसूत अनुकूलन, ठीक है, ये कहा है वाइगोत्स्की ने, या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम, या फिर प्रयत्न त्रुटि अधिगम। देखिए यहाँ पर हम चारों ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग की क्रिया प्रसूत अनुसंधान की बात की है तो वो किसने की है? स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो कौन किसके द्वारा? तो ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिन्होंने वन मानुषों पर प्रयोग किए थे अपने। और प्रयत्न त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत ये बहुत पॉपुलर है, ये किसके द्वारा? थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक जो है महाशय व्यवहारवादी, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक बात और, जो ऑपरेंट कंडीशनल का सिस्टम है ये सिद्धांत, और एक जो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत जो है ये व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया, जबकि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है ये कोहलर कौन थे? संज्ञानवादी थे। प्रमुख संज्ञानवादी कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे, वर्दिमर थे, मैक्स वर्दिमर बोला जाता है, जो गेस्टाल्ट की थ्योरी को लेकर आए थे। और एक कॉफका थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक आप किससे पूछे कि किसकी है, तो कॉफका की है। एक कॉफका, कुर्ट लेविन और कुर्ट कॉफका के अलावा मैक्स वर्दिमर और कोहलर, ये जो थे ये गेस्टाल्टवादी थे। और व्यवहारवादी कौन कौन थे? तो व्यवहारवादी थे पावलाव थे, इवान पेट्रोविच पावलाव, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। प्रयत्न त्रुटि अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा? तो ये दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक, तो ये भी एक व्यवहारवादी थे। जबकि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। देखिए स्किनर भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, चार्ल्स स्किनर होता है, बहुत सारे स्किनर होते हैं, पर जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो थे ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। तो B.F. स्किनर नाम है इनका। तो ये भी व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। जबकि वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सत्य है, तो इन्होंने वाइगोत्स्की ने क्या दिया था
कि संज्ञानात्मक विकास विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मैंने बताया था छात्रों, सॉरी स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, आप मेरे सहपाठी हैं, तो मैंने बताया था आपसे कि सामाजिक जहाँ पर भी बात आ जाए समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर वाइगोत्स्की होंगे। तो वाइगोत्स्की समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे का सीखना सफल मानते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास किसके लिए जरूरी मानते हैं? ये समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए जरूरी मानते हैं ये। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, ये वाइगोत्स्की ने। और वाइगोत्स्की जो है इन्होंने एक स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। एक समीपस्थ विकास की अवधारणा जो है वो भी किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। जो हम बोलते हैं ZPD की अवधारणा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये थ्योरी किसके द्वारा, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम कि ब्लूम की वर्गीकी। देखिए हमने जितने भी सेट छुड़ाए हैं पिछले, उन सब में ब्लूम का कहीं ना कहीं प्रश्न आया है। तो ब्लूम का वर्गीकरण जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी बार डिस्कशन किया है और आज भी कर रहा हूँ कि ब्लूम ने जो अधिगम का अनुक्षेत्र है वो कितने भागों में विभाजित किया है। तो ब्लूम ने किया है, एक तो होता है संज्ञानात्मक पक्ष होता है या फिर उसको ज्ञानात्मक पक्ष बोल सकते हैं, एक क्रियात्मक पक्ष होता है और एक होता है भावात्मक पक्ष। तो ये 3 प्रकार से जो उन्होंने डिवाइडेशन किया है, ये किसका है, ये ब्लूम का वर्गीकी है। ब्लूम का वर्गीकी का सिद्धांत जो है उन्होंने अनुक्षेत्र बताए हैं, किसके, अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं। तो वो 3 प्रकार के, एक तो संज्ञानात्मक होता है, एक क्रियात्मक होता है और एक भावात्मक होता है। तो ये BS ब्लूम का वर्गीकरण है, ठीक है। तो ब्लूम का वर्गीकरण निम्न का एक पदानुक्रमिक संगठन है। किसका पदानुक्रमिक संगठन है? क्या परीक्षा की तैयारी के लिए, क्या पाठ्यचर्या उद्घोषणा के लिए, क्या संज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए या फिर उद्देश्य प्राप्ति के लिए? तो देखिए अभी हमने चर्चा की कि उन्होंने एक तो संज्ञानात्मक क्षेत्र बताया, एक क्रियात्मक क्षेत्र बताया और एक भावात्मक क्षेत्र बताया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य। अब 11वां प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार की स्मृति में, देखिए स्मृतियों के मैंने प्रकार भी बढ़ाए हैं आपको, और सामग्रियों को बाद में पुनः, तो यहाँ पर रिकॉल का सिस्टम जो है वो किस स्मृति में पाया जाता है, तो रिकॉल का सिस्टम जो होते हैं, पुनः प्राप्ति का जो होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक जो होती है वर्किंग मेमोरी और एक होती है अल्पकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसमें 20 सेकंड तक की सूचनाएं जो है वो किसके अंतर्गत, अल्पकालीन मेमोरी की या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसके अंतर्गत हम स्टोर कर सकते हैं। परंतु 20 सेकंड से ऊपर की जितनी भी सूचनाएं होती है वो कौन सी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर दीर्घकालीन स्मृति में संचित की जाती है, और संग्रहण के बाद उनका पुनः उत्पादन, पुनः प्राप्ति जो होती है वो किसमें, दीर्घकालीन स्मृति में संचित रहती है, जिसके बाद हम उसको पुनः प्राप्ति के लिए जोर डालकर जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है, विकर्षण का निम्न तात्पर्य है। देखिए एक तो होता है आकर्षण और एक होता है विकर्षण। विकर्षण मतलब अपने मार्ग से हटना या फिर अलग थलग रहना, अलग थलग हो जाना, और एक होता है आकर्षण मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जैसे चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, एक तो विकर्षण होता है और एक पलड़ा जो होता है उसका आकर्षित करता है। तो विकर्षण का तात्पर्य क्या होता है, ध्यान का विपथन, ध्यान का विभाजन, ध्यान का अस्थिरता या फिर ध्यान की अवधि। तो देखिए विपथन का भी ये हो जाएगा कि डाइवर्जन होना, उसका डाइवर्जन होना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकर्षण मतलब अलग हो रही है तो डाइवर्जन हो रही है चीज़, ठीक है। तो ध्यान का विपथन, हमें विपथन समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है डाइवर्जन। तो ध्यान का जो डाइवर्जन होगा वो विपथन के अंतर्गत आता है, और विकर्षण भी यही तात्पर्य होता है विकर्षण का। और एक होता है अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, ठीक है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा, विकर्षण मतलब ध्यान का विपथन। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके समक्ष दिया गया है कि छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए, नियमित रूप से सराहें या फिर ठीक से निर्देशित करें या फिर ठीक से अनुशासित करें या फिर नियमित रूप से दंडित करें। दंड का प्रयोग तो सब जगह वर्जित होगा बाल मनोविज्ञान में, ठीक है। उसके बाद अनुशासित करना भी
काफ़ी हद तक बहुत कम मामले में अनुशासित मतलब जो है वो अपने सेल्फ जो अनुशासन होगा उसके द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, परंतु शिक्षक ज़्यादा ही अनुशासित रखेगा उनको तो वो भी अच्छा नहीं होगा। बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में समझें उसको, और नियमित रूप से सराहना भी नहीं करनी चाहिए। तो उनका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें वो होगा ठीक से निर्देशित कर हम उनको प्रॉपरली गाइडेंस दे करके और छोटे बच्चों को तेज़ी से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 प्रश्न की चर्चा की, बाकी के 2 प्रश्न जो हैं ये व्यापम द्वारा कैंसल्ड कर दिए गए हैं। तो आज जो है हम केवल 13 प्रश्न ही पढ़ेंगे। जो कैंसल प्रश्न हैं जिनको व्यापम ने हटा दिया गया है वो प्रश्न हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।